किया था। वोट मनी स्पॉइल इट। क्या पैसा इस चीज को खराब नहीं कर देगा। और अभी हमने देखा कि ट्रेडिशन सेवन की सातवीं परंपरा की नींव पड़ चुकी है। रॉक फेलर के पास गए थे पैसे मांगने के लिए। मीटिंग हुई। चार लोग उसके थे और अपने शराबी और डॉक्टर बॉब और बिल थे और लियोनार्ड स्टोन सब लोग मिले। फिर फ्रैंक मॉस भी ने रिपोर्ट दी अपनी $50,000। लेकिन रॉक फेलर ने कहा $5,000। वो भी एक साथ नहीं। और वो भी जब दोगे तो उस पर नजर रखनी है कैसे खर्च हो रहे हैं। और उसके बाद उसने टका था जवाब दे दिया कि भाई आप लोग मदद करना चाहते हो तो करो, मुझसे इसके बाद कुछ मत मांगना। तो ये हुआ सातवीं परंपरा की नींव पड़ेगी कि उसने कहा ज्यादा पैसा नहीं देना इनको, पता नहीं है क्या करें। तो अब उसके आगे क्या। पेज 188, टॉप से शुरू कर रहे हैं फर्स्ट पैरा। रॉकफेलर डिसीजन वाज अ क्रशिंग डिसअपॉइंटमेंट फॉर बिल। और बिल के लिए तो ये सपने देख रहा था, वो लाखों करोड़ों के मिलियंस की बात कर रहा था। पर हाथ कुछ भी नहीं आया। $5,000 वो भी सीधा हाथ में नहीं आया। तो क्रशिंग डिसअपॉइंटमेंट, सपने चकनाचूर हो गए। और वो निराशा, चकनाचूर कर देने वाली निराशा। तो बिल के लिए तो बहुत ज्यादा ही झटका था, बहुत बड़ा। Yet he admitted Rockefeller did help him see through। लेकिन फिर भी एक चीज को उसने माना कि इतना कम से कम रॉकफेलर ने कर दिया था कि वो अपने जो मुश्किल का समय था उसका उसमें उनका गुजारा हो पाता। रॉकफेलर डिड हेल्प सी देम थ्रू। और देम का मतलब वो डॉक्टर बाब और अपनी बात कर रहा है। तो इतनी मदद उन्होंने कर दी कि वो जो मुश्किल समय था जहाँ उनके पास खाने के लिए थे, डॉक्टर बाब को मॉर्टगेज का था, वो समय उन्होंने निकलवा दिया। Some of the money went to pay off Dr. Bob's mortgage, and the rest was used as a weekly draw of $30 for each of them। मॉर्टगेज छुड़वाया। पहले तो डॉक्टर बॉब के घर जो गिरवी रखा हुआ था उसको छुड़वाया। उसके जहाँ तक मुझे पता है शायद $2,500 उसी में चले गए थे 5,000 में से। राजी इसी कंफर्म करेंगे अगर मैं गलत हूँ तो। और बाकी जो बचे थे उसमें से दोनों के लिए 30-30 डॉलर पर वीक हर हफ्ते डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू को $30-30 मिलेंगे अपना गुजारा करने के लिए। Later, Bill always gave Rockefeller credit for helping A steer clear of the trap of professionalism, although it is unclear whose idea this had originally been। अब उस टाइम जो झटका लगा था, वो जैसे राजेश जी बताते हैं कि गालियां भी बड़ी दी थी रॉकफेलर को। बिल डब्ल्यू ने गालियां भी बहुत दी थी। लेकिन बाद में जब बिल डब्ल्यू को समझ भी आया और शायद परंपरा भी बन गई थी, तो बाद में रॉकफेलर को उसने इस चीज का श्रेय दिया कि उसने ए को प्रोफेशनलिज्म से अलग रहना सिखाया। हॉस्पिटल पेड मिशनरी प्रोफेशनलिज्म था, ये पेशेवर काम था। ये पेशेवरों का काम है। तो यहाँ उसने उस चीज को रॉकफेलर ने मदद की ये समझने में कि इस चीज से हमें दूर रहना है, बच के निकलना है, स्टीयर क्लियर, यानी बच के निकलना है इस चीज से। किससे? ट्रैप ऑफ प्रोफेशनलिज्म। ये जो पेशेवर बनने का जो ये जाल है, ये जाल ऐसा है, इससे बच के निकलना है हमें। कुल मिलाकर मतलब हमें प्रोफेशनल नहीं बनना। ये रॉकफेलर ने समझने में मदद की। Although it is unclear whose idea this had originally been। लेकिन यहाँ पे भी हम बार बार रॉकफेलर को इस चीज का क्रेडिट देते हैं, सातवीं परंपरा का। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये ओरिजिनली आइडिया किसका था, ये स्पष्ट नहीं है। किसके दिमाग की उपज थी, सबसे पहले किसके दिमाग से ये आइडिया निकला था, ये क्लियर नहीं है। यहाँ पे भी थोड़ा सा मतभेद है, थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है। तो क्यों है वो आगे पढ़ते हैं। रिचर्डसन हैज ऑलरेडी voiced this opinion in his letter of November 10। हमने पढ़ा पीछे। एक रिचर्डसन का जो लेटर हमने 10 नवंबर का पढ़ा था, जहां उसने मीटिंग फिक्स करने की बात कही थी।
वहां पे वो पहले इस ओपिनियन को बता चुका था कि ज्यादा पैसा पैसा मत करो. Thus, while Rockefeller may have arrived at the same conclusion independently, he was nonetheless voicing a conviction already strong among his associates. तो रॉकफेलर ने तो जरूर बाद में उसने इस चीज निष्कर्ष पे पहुंचा होगा खुद अपनी समझ से, इंडिपेंडेंटली खुद अपनी समझ से इस निष्कर्ष पे पहुंचा होगा कि ज्यादा पैसे नहीं देने, प्रोफेशनलिज्म नहीं आना चाहिए इनमें. लेकिन वो उसी चीज पे विश्वास दिला रहा था जो पहले ही उसके सहयोगी जिस चीज को जता चुके थे, जिस शंका का वो बता चुके थे. कहने का मतलब यही है कि ओरिजिनली डिक रिचर्डसन, उसके बाद में और भी एक दो एसोसिएट्स ने यही बात कही थी, और फिर रॉकफेलर उस चीज को मान भी रहा था. शायद खुद के दिमाग में उसके ये चीज आई थी, किसी के कहने से नहीं, लेकिन वो उस चीज पे मोहर लगा रहा था जो उसके सहयोगियों ने कही. बट समथिंग इम्पोर्टेंट अदर देन मनी डिड कम आउट ऑफ द मीटिंग. वो जो मीटिंग हुई बार बार पहले डिक रिचर्डसन और लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग और बिल डब्ल्यू के बीच में, फिर वो चार लोग और इनके बीच में, मैं चारों के नाम नहीं लूंगा, और ये जो रिचर्डसन, एमोस, चिपमैन, ये सब जो थे, और एल्बर्ट स्कॉट जिसने सबसे पहले कहा था कि भाई पैसे नहीं देने. तो ये सारी जो मीटिंग्स हुई थी उससे पैसे के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई. Richardson, Amos and Chipman had become so developed in movement and offered their own services. सब इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या था हमारे लिए, जो हमारा आंदोलन अभी शुरुआत में ही था, बडिंग मूवमेंट. अभी वो थोड़ा सा कोम्पल निकला था, उसको जैसे कहते हैं ना, बीच के बाद में कोम्पल निकलता, बढ़ रहा था. तो हमारा आंदोलन बढ़ रहा था, लेकिन वो पैसे से भी ज्यादा एक बढ़िया बात निकल गई कि रिचर्डसन, एमोस और चिपमैन को ये हमारा आंदोलन बहुत पसंद आया, उनको बहुत अच्छा लगा ये, और उन्होंने मदद करने की पेशकश की, अपनी सेवाएं देने की पेशकश की खुद, कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ सेवा देना चाहते हैं. They continue to meet with Bill, Dr. Strong, and the New York alcoholics to discuss how the movement could be given a structure. देखो स्ट्रक्चर की बात शुरू हो गई, स्ट्रक्चर की बात यहाँ पे शुरू हो गई कि वो बिल डब्ल्यू और न्यूयॉर्क के दूसरे मेंबर्स और लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग से मिलते रहे, और ये चर्चा चलती रही कि ए को एक आकार कैसे दिया जाए, एक ढांचा कैसे बनाया जाए. अभी तक तो बेतरतीबी से चल रहा था, कुछ मुट्ठी भर यहाँ पे, कुछ मुट्ठी भर एक्रोन में, मुट्ठी भर क्लीवलैंड में, और सब बेतरतीब चल रहा है, किसी का किसी से कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है. तो कैसे एक आकार दिया जाए, एक स्ट्रक्चर बनाया जाए. These meetings produced a plan for a tax-free charitable trust or foundation. तो बार बार मिलने से क्या हुआ, एक प्लान आया, सब लोगों की सहमति से एक प्लान बना कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट या फाउंडेशन बनाया जाए जो टैक्स फ्री हो, इस पर टैक्स ना लगता हो. ऐसी एक फाउंडेशन या ऐसा एक ट्रस्ट बनाया जाए. With Frank Amos' help, a gifted young attorney named John Wood was recruited to join the group and do the legal work in establishing the new foundation. फ्रैंक एमोस ने एक वकील को हायर किया, जॉन वुड नाम के, उसको रखा ताकि वो सारे जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जो भी लीगल एक्शन लेने हैं वो नई फाउंडेशन बनाने के लिए, वो उस पर काम कर सके. तो जॉन वुड नाम के वकील को रखा गया. मैनी डिटेल्स हैड टू बी वर्कड आउट. ट्रस्ट बनाना है, फाउंडेशन बनानी है, तो सारा उसके बारे में गहराई से सोचना, बताना, करना, कौन होगा, कैसे होगा, वो सारे पहलू देखने हैं. तो इसलिए many details had to be worked out. One of the stumbling blocks, ironically, was everyone's inability to provide a legal definition of an alcoholic. ये बड़ी समस्या, और ये आज भी समस्या है. जैसे हमारे भी आज के जो उसमें हम तो कहते हैं ना उसको,
अल्कोहलिक नहीं कहते हैं, फॉरवर्ड अल्कोहलिक्स कहते हैं। लीगल प्रॉब्लम क्या थी कि अल्कोहलिक की डेफिनेशन क्या हुई, परिभाषा क्या है, शराबी की परिभाषा क्या है। वन ऑफ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, बहुत बड़ी बाधा क्या थी कि कोई भी ये परिभाषा नहीं दे पा रहा था, शराबी कहते किसको है या कौन होता है लीगल टर्म्स में, कानूनी रूप से किसको शराबी माना जाता, वो कैसे पता चलेगा, या वो कैसे बताया जाए। अगर ट्रस्ट बनाना है तो बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इट वॉज फाइनली अग्रीड दैट द ट्रस्ट वुड बी कॉल्ड द अल्कोहलिक फाउंडेशन। तो अंत में फिर ये सहमति हुई कि अल्कोहलिक फाउंडेशन बता देती है इसको। इस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पर फॉर्मली इम्प्लीमेंट, मैं थोड़ा सा जल्दी चलूंगा क्योंकि टाइम भी देखना है। तो its board of trustees were formally implemented on August 11, 1938, with 5 members, 3 of whom were non-alcoholics, रिचर्डसन, एमोस और जॉन वुड। तो फाइनली जो है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज 11 अगस्त 1938 को आकार में आ गया, इम्प्लीमेंट हो गया। और इसमें 5 मेंबर थे, 3 नॉन अल्कोहलिक थे, रिचर्डसन, फ्रैंक एमोस और जॉन वुड जो वकील था। और द अल्कोहलिक मेंबर्स वर डॉक्टर बॉब एंड बिल आर ऑफ द न्यूयॉर्क एरिया। 2 अल्कोहलिक थे, डॉक्टर बॉब और बिल आर। The trust agreement stipulated that an alcoholic trustee would have to resign immediately if he got drunk. तो ट्रस्ट ने जो नियम बनाए थे उसमें से एक नियम था कि अगर कोई भी अल्कोहलिक ट्रस्टी पी लेता है तो उसे तुरंत रिजाइन करना पड़ेगा। और दिस एक्चुअली हैपेंड इन द केस ऑफ न्यूयॉर्क मेंबर, ही वाज रिप्लेस्ड फोर्थ। और बिल आर ने पी ली थी, तो वास्तव में ऐसा हो गया। उनको पहले ही पता था शराबी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने पहले शर्त रख ली थी कि अगर ट्रस्टी पी गया तो भाई उसको करना पड़ेगा तुरंत। तो जैसे ही वो बिल आर ने पी, उसको तुरंत हटाया गया और उसकी जगह दूसरे को रखा गया। बिल विल्सन सर्व on an 8 member advisory committee created at the same time to advise the board। अब बोर्ड नया नया बना था, उनको इतना तो आइडिया नहीं था कि कैसे काम करना है, क्या करना है, कैसे नहीं। तो एक 8 मेंबर्स की, 8 सदस्यों की सलाहकार समिति, एडवाइजरी कमेटी बनाई गई। फाउंडेशन के साथ साथ में कमेटी भी बनाई गई, एडवाइजरी कमेटी। और उसमें बिल डब्ल्यू उसका सदस्य था, वो उस कमेटी में था। द एडवाइजरी कमेटी like the board had a majority of alcoholics। लेकिन बोर्ड में जहाँ नॉन एल्कोहलिक्स मेजोरिटी में थे, इस एडवाइजरी कमेटी में एल्कोहलिक्स मेजोरिटी में थे, शराबी मेजोरिटी में थे। और इन जनवरी 1939 द बोर्ड वाज इंक्रीज फ्रॉम 5 to 7 मेंबर, द नॉन एल्कोहलिक्स स्टिल होल्डिंग मेजोरिटी। तो ये अगस्त 1938 में बना था और 4 महीने बाद ही जनवरी 1939 में ट्रस्टियों की संख्या बढ़ा दी गई। फाउंडेशन में, बोर्ड में 5 की जगह 7 कर दिए गए, लेकिन नॉन एल्कोहलिक अभी भी मेजोरिटी में थे। While the foundation had little money and virtually no authority over the groups, it gave the movement a legally formed New York based center। अब हुआ क्या है, फाउंडेशन बन गई, बोर्ड बन गया, लेकिन ग्रुप के ऊपर उनको कोई अथॉरिटी नहीं, कोई अधिकार नहीं था कि ग्रुपों को कुछ बता सके, ऐसे करो वैसे करो, कोई अधिकार नहीं था। सिर्फ हुआ क्या था फाउंडेशन बनाने से कि हमारे जो मूवमेंट थी, जो अभी तक नाम भी नहीं पड़ा था, उसको एक कानूनी आकार दे दिया था, एक कानूनी आकार दे दिया था। मूवमेंट लीविंग फ्रॉम न्यूयॉर्क बेस्ड सेंटर, कानूनी रूप से एक सेंटर बन गया था न्यूयॉर्क में, एक केंद्र बन गया था हमारी मूवमेंट का। इट ऑल्सो सर्व एज अ फंड रेजिंग यूनिट फॉर द बुक प्रोजेक्ट। अब बाद में जाके बुक के जो प्रोजेक्ट का, जो किताब का प्रोजेक्ट था, उसके लिए पैसे इकट्ठे करने का भी एक काम इन्होंने उसमें मदद की। क्योंकि एक प्रेजेंटेशन के लिए कि ये हमारा ये ऑफिस है, ये सेंटर है, कम से कम किसी को बताने लायक तो है। The Alcoholic Foundation, with its trustees and its slender financial resources, was small potatoes next to which is of Alcoholics Hospital and paid necessary small potatoes। अल्कोहलिक फाउंडेशन क्या है, कुछ भी नहीं था। दिल के जो सपने थे मिशनरीज और हॉस्पिटल्स के, इतने बड़े बड़े सपनों के सामने स्मॉल पोटैटोस क्या है, बहुत से तुच्छ थे।
कुछ भी नहीं था उसके सामने, उन सपनों के सामने। बट द एफर्ट टू रेज मनी हैड एटलीस्ट रिजल्टेड इन द बिगनिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर फॉर द मूवमेंट। लेकिन पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में कम से कम एक काम हो गया था कि एक स्ट्रक्चर को कुछ आकार मिलना शुरू हो गया था। शुरुआत हो गई थी, स्ट्रक्चर बन गई थी। तो पैसे इकट्ठे करने के जो प्रयास थे उनका ये नतीजा हुआ था। Bill and Dr. Bob had already begun to think seriously about what kind of book would best publicize the program. अब किताब की बात जब शुरू हुई थी तो दोनों ने, बिल और बॉब ने सोचना शुरू किया किस टाइप की किताब लिखी जाए जिससे कि सबसे बढ़िया असर, किस टाइप की किताब डालेगी, पब्लिसाइज द प्रोग्राम, प्रोग्राम की जो प्रचार है वो किस टाइप की किताब सबसे अच्छी करेगी, क्या होना चाहिए उस किताब में। इट वुड बी अ बुक अबाउट देयर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। निष्कर्ष ये निकला कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस डाल दिया उसने। कहानियां दुनिया नहीं डालनी, मतलब कहानी रहने से काल्पनिक बातें नहीं डालनी, पर्सनल एक्सपीरियंस। इट वुड टेल व्हाट दे हैड डन टू कीप देमसेल्व्स सोबर। सिंपली किताब बताएगी कि उन्होंने क्या किया सोबर रहने के लिए। तो शराबी हैं तो सोबर चल रहे हैं, उन्होंने क्या किया सोबर रहने के लिए। एंड इट वुड हेल्प अदर्स इन द प्रोसेस। और इसी क्रम में दूसरों को मदद मिलेगी, वो पढ़ के उनका एक्सपीरियंस पढ़ के दूसरों को मदद मिलेगी। तो किताब इस टाइप से लिखी जाएगी कि उसमें कोई काल्पनिक कहानी नहीं होगी, अपना एक्सपीरियंस होगा जो बताएगा कि सोबर रहने के लिए क्या किया, और दूसरों को इस क्रम में मदद मिलेगी। अब नीचे ये दो पॉइंट लिखे हैं, ये जरूरी है पढ़ने, क्योंकि तो ऊपर उसने लिखा था जब कि ये पैसे ना देने की या वोट मनी स्पॉइल इट। उसका कंफ्यूजन है कि ओरिजिनली आइडिया किसके दिमाग में आया था। ये मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। Anvita Sibling always maintained that it was she and others who convinced Amos that money would spoil the thing, and that he is sure he in turn reported it to the Rockefeller wing. तो हेनरिटा सिबलिंग हमेशा इस चीज को पे जोर देती रही, मानती रही, कहती रही कि भाई वो थी और उसके साथ कुछ लोग और थे जिन्होंने फ्रैंक अमोस को, जो वो एथलॉन लिया था, उसको ये कन्विंस किया था, ये विश्वास दिलाया था कि पैसे वैसे मत देना, कि पैसे चीजें इस चीज को खराब कर देंगे। और फिर फ्रैंक अमोस ने वही जाकर रॉकफेलर को बताया था, जो इस चीज से सहमत हो गया। तो पहले तो हेनरिटा सेबल कहती है कि हमने कहा कि पैसे इसको खराब कर देंगे। फिर दूसरा, years later Bob P at the A General Service Office remarked on how far-sighted Bill actually was. बॉब पी काफी सालों के बाद में ए जनरल ऑफिस में था। उसने कहा कि कितना दूरदर्शी था बिल। The alcoholism field has grown so much, and there is such so inflow of money into the field, and all of these facilities have sprung up as he dreamed, except that they are not under the A auspices. यानी कि शराबी बने के क्षेत्र में तो काफी काम हो रहा है, काफी फैल गया है, काफी सुविधाएं भी हो गई हैं, काफी तरह की रिसर्च हो रही है, हॉस्पिटल भी खुल गए हैं, हॉस्पिटल विश्वविद्यालय भी खुल गए हैं, सब कुछ हो रहा है, और उसमें पैसा भी खूब लग रहा है, आ रहा है पैसा खूब उनमें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो सब एक ही दायरे से बाहर हो रहा है। वो एक के अंतर्गत नहीं हो रहा, वो एक के बाहर हो रहा है। Yet the A program is an essential part of the therapy in most of them. लेकिन और मजेदार बात यह है कि जितने भी ये सब चल रहे हैं, शराबी बन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक अलग उपचार है, एक जो उपचार का तरीका है, वो उनके सारे टोटल काम काज का जरूरी हिस्सा है। उसके बिना वो आगे नहीं बढ़ते। एंड ए इवेंचुअली गिव मैनी हु गो थ्रू, ए इवेंचुअली गेट्स मैनी हु गो थ्रू। थोड़ा छोटा लिखा, मतलब ये है कि जब वो शराबी के क्षेत्र में काम करते हैं, ए का संदेश उनके थ्रू पहुंचता है, तो उनमें से कई जो है उनके जरिए ए में भी आ जाते हैं। तो पैसा तो आज भी लग रहा है शराबी के क्षेत्र में, लेकिन वो ए नहीं लगा रहा। और दूसरी बात है, हमेशा से बोली है, वो कहती है कि हमने शुरुआत की थी इस चीज की, पैसा खराब कर देगा। तो ये हमने पढ़ा कि फाउंडेशन बन गई है आज, दूरदर्शिता की बात हो रही है, और किस तरीके से अब किताब की नींव पड़ गई है, ये हमने आज पढ़ा है। यही खत्म करता हूँ, समय बहुत ज़्यादा ले लिया क्योंकि चैप्टर खत्म करना था, तो यहीं
आज रुकते हैं जी, कल हम यहाँ चैप्टर 11 शुरू करेंगे। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विमल जी, आभार है आपका। ज़्यादा समय में व्यर्थ करते हो। राजेश जी आए, स्वागत है राजेश जी। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश शराबी हूँ। थैंक यू अनिल जी सर्विस के लिए, और थैंक यू विमल जी, वंडरफुली आपने लगभग 1.5 पेज करा। थैंक यू सो मच। अब बातें, लास्ट सेंटेंस खत्म कर रहा था कि यार आगे से ना बोलियो मत कभी भी पैसे के लिए भैया। ये तुम खुद देखो, वो ठीक है बाकी चीजें हम कर देंगे, लेकिन ये पैसे पूछे का मामला जो है वो हमें 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 मत बोलो आप। फिर भी उन्होंने चलो थोड़ा सा पैसे दे दिए, $5,000, और वो बड़ा कम अमाउंट था। और सच में आधा, आधे से भी ज्यादा लिखा है डॉक्टर बॉब एंड गुड टाइमर, आधे से ज्यादा पैसा तो उसी में खप गया, क्योंकि डॉक्टर बॉब गुड टाइमर में जो डॉक्टर बॉब से संबंधित घटनाएं हैं वो बिल्कुल एक्यूरेसी से लिखी गई हैं। इसमें भी एक्यूरेसी है, क्योंकि ये डेटे मिलती नहीं है, खासकर ये नवंबर 10 में आज मिली है रिचर्डसन वाला जो लेटर है। अब हुआ क्या भाई साहब, हुआ क्या, अब वो साथ में वो शर्त लगा दी कि भाई साहब ऐसा, इनको मतलब रुक रुक के देना, अगर अपने लिए यूज करने के लिए इनको $30, बिल को, और $30 बहुत मिलेंगे। लेकिन काम कितना बड़ा कर गए ये लोग, बहुत बड़ी आपदा से हमारी मूवमेंट को बचा के चले, बहुत बड़ी आपदा। अब ये ठीक है, अगर आप गूगल करोगे या कहीं भी देखोगे तो रिचर्डसन का नाम आता है, क्योंकि हम किसी भी चीज को जब डॉक्यूमेंटेड करते हैं तो वो आर्काइव होती है हमारे पास, तभी करते हैं। तो रिचर्डसन का लेटर हमारे पास मौजूद है, इसलिए जो है वो जहां भी हम लोग देखते हैं कि भाई साहब ये शब्द बोले किसने थे, एक्चुअली एक्चुअली कई लोगों के दिमाग की उपज हो सकती है। रिचर्डसन भी हो सकता है, एल्बर्ट स्कॉट भी हो सकता है, अनीटा शिमरलिंग ने जो समझाया था वो हो सकता है, फ्रैंक और मोस की वहां की समझ हो सकती है, या डी रॉकफेलर के अपने दिमाग का भी हो सकता है कि मनी स्पाइल कर देगी भाई, मनी स्पाइल दिस थिंग। इसे इतनी आत्मा वाली, मतलब इतनी फर्स्ट क्रिश्चियनिटी बोला है पीछे, कि वो पहले टाइम के जो क्रिश्चियनिटी में लोग आए थे, निस्वार्थ भाव से करने वाले लोग, ये तो उस तरीके की मूवमेंट है। तो अगर पैसा बीच में शामिल हो गया तो ये मारे जाएंगे। दो परंपराएं सीधे सीधे आ गई। एक तो अल्कोहलिक एनोनिमस को कभी भी हम अव्यवसायिक न बनने देंगे, है ना, 8वीं आज 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 हमारे पास डायरेक्ट 8वीं परंपरा कोड करते हैं हम कि अव्यवसायिक नहीं बना, और अव्यवसायिकता का हम बताते भी हैं। हम अगर कोई आदमी हमारे से पूछे कि अव्यवसायिक क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि भैया व्यवसायिक और अव्यवसायिक में हम सिर्फ इतना अंतर करते हैं कि टोलर स्टेपिंग का पैसा नहीं हम दे सकते। टोलर स्टेपिंग का पैसा पेड नॉन पेड किसी भी तरीके का इंप्लाई हो, चाहे ए मेंबर हो, 12वें कदम का कार्य करते हुए कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं ले सकता। बाकी हम पेड एम्प्लॉय रखते हैं। अब ये बॉब पी का जिसका जिक्र करा विमल जी ने बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में, हमारा पेड एम्प्लॉय तो है। अब पेड एम्प्लॉय के अंदर ज्यादा रीजन होता है जी। एक बात और बता दूं मैं, अगर मान लो 15 साल से कोई पेड एम्प्लॉय नॉन, ये तो एल्कोहलिक है, अगर कोई नॉन एल्कोहलिक भी होगा मेरे से ज्यादा प्रिंसिपल मालूम होंगे उस आदमी को। मतलब ये डीएसओ में काम करने वाले लोग जो हैं वो इतने प्रबुद्ध होते हैं, लेकिन मेरे जैसा आदमी उनकी सुनता ही नहीं है। अब यहाँ आते हैं जी, पैसा तो दिया नहीं, तो क्या दे दिया इन लोगों ने, टाइम और टैलेंट कंट्रीब्यूट कर दिया। इसका मतलब यार पैसे से कुछ ऊपर भी चीज है क्या? आज की डेट में भी अगर मेरे को फेलोशिप, मतलब मेरी दिल्ली में, मेरे इंडिया में तो वही हालत है ना आज, जो वहां की हालत थी उस टाइम की हालत थी, सेम ही कुछ ऐसा ही है ना। ऐसा ही मतलब वो फड़फड़ाती हुई है। कभी ग्रुप खुलता है, बंद हो जाता है, या फिर वो हम इलेक्शन के लिए 2 4 5 ग्रुप खोल लेते हैं, फिर आधे बंद हो जाते हैं, आधे नहीं 70 80% बंद हो जाते हैं, फिर हम देखते नहीं है, जाके वोट बन जाता है, फिर उस हिसाब से उसका यूज करते रहते हैं। ऐसा चल रहा है क्या? लेकिन ये जो लोग है ना इस टाइम, इस युग के जो लोग है ना, ये लोग अलग लेवल के लोग है भाई, इस तरीके के लोग नहीं मिले। अब फ्रैंक और मोस्ट को देखो, क्यों पकड़ेगा भाई? उस टाइम का जॉन वुड एक तो यंग था,
और सबसे अच्छा अटॉर्नी था, मतलब इतना बेहतरीन वकील था। आया टिका भी नहीं हमारे पास। ए क्लास ट्रस्टी ये थोड़े से दिन था, ए क्लास ट्रस्टी बनाया था, वैसे नहीं हायर वो करा, ए क्लास ट्रस्टी बनाया इसे। डिक रिचर्डसन, फ्रैंक अमोस, जॉन वुड, तीन ए क्लास ट्रस्टी बना दिए। और ए क्लास ट्रस्टी बनाने के बाद ये तो थोड़े दिन रुका, क्योंकि ये हमारी संस्था को कुछ और ही करना चाहता था। इसके अंदर इतना मतलब यंग ब्लड होता है ना बंदे का, यंग, कहता क्या कर दूं, उस तरीके का आदमी था। इसने तो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन आज की डेट में तो एक्स एल्कोहलिक है वर्ड हमारे पास जो है, वो एल्कोहलिक वर्ड की जगह क्योंकि इंडिया में क्या पूरे विश्व में ऐसा होगा, इंडिया में दो तरीके की रजिस्ट्रेशन होती है, कि सोसाइटी एक्ट और एक ट्रस्ट एक्ट, और दोनों के तहत अल्कोहलिक एनोनिमस इंडिया का मतलब रजिस्ट्रेशन है। लेकिन हमारे जो बी क्लास ट्रस्टी होते हैं इनके साथ वर्ड एक्स अल्कोहलिक लगा हुआ था, एक ही जगह है जहां पर हमें रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है, नहीं तो एक्स कभी नहीं होता अल्कोहलिक। शराबी हूं, था और रहूंगा। लेकिन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम लोगों को एक जगह एक्स वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इन्होंने क्या भला कर दिया अल्कोहलिक एनोनिमस का, कि हमें एक स्ट्रक्चर करने में मदद कर दी। नाम क्या रखा जी, अल्कोहलिक फाउंडेशन। और ये हमारे लिए कोई नई बातें नहीं है भाई साहब। मुझे याद नहीं है कि मैं कितनी बार इस कहानी, इन कहानियों को, मतलब मैं या दूसरे मेंबर कितनी बार इन लोगों इन बातों को शेयर कर चुके हैं, कि किस प्रकार से वो ट्रस्ट का गठन हुआ था। और ट्रस्ट का गठन करने के बाद अब ये रजिस्टर्ड करवाना चाहता है, फ्रैंक मोस उसकी हेल्प ले रहा है, और इन्होंने नाम रखा उसका अल्कोहलिक फाउंडेशन। पहले तो अल्कोहलिक वर्ड पे बात अटकती है कि भाई साहब अल्कोहलिक वर्ड कैसे है, फिर वो थोड़े से वर्ड आगे पीछे करके हुआ। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, 11 अगस्त 1938 को अभी हमारे पास 50-60 लोग हैं, अगर प्रॉपर लगाएं तो 1939 तक, जब तक किताब लिखी गई है तब तक 100 नहीं है, मतलब 50-60, पूरी दुनिया में हमारे पास 60 एल्कोहलिक है। लेकिन यार कितने भी कम एल्कोहलिक है, सोच देखो आदमी की, कि यार ये फाउंडेशन नहीं बनेगी जब तक, मतलब एक संस्था का रूप नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं होगा। हालांकि ये अल्कोहलिक फाउंडेशन नाम हमने पढ़ा है ना जी, 1954 की जब कॉन्फ्रेंस में रीनेम्ड कर दिया गया था। आज इसका नाम क्या है जी, जनरल सर्विस बोर्ड। इसी अल्कोहलिक फाउंडेशन का नाम आज जनरल सर्विस बोर्ड है, जिसे हम ट्रस्ट बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं। हमारे मतलब इंडिया में 27 ट्रस्टी है, 27 ट्रस्टी है, 18 बी क्लास और 9 ए क्लास। ये कैसे बदल गया भाई? आज जो मैंने ये रेशो बताई, ये रेशो लगभग सब देशों में ऐसी है, कुछ देशों में नहीं है। कुछ देशों में 1/3 नहीं है, मतलब हम शराबी ट्रस्टी जो है वो 2/3 रखते हैं, 66%, और 1/3 ट्रस्टी जो है वो रखते हैं कौन से, नॉन शराबी। लेकिन उस टाइम अलग है, उस टाइम रेशो जो है वो 7-3-5-2। ये आज पहली रेशो हम पढ़ रहे हैं, रेशो निकल के आई कि 2 शराबी और 3 नॉन शराबी, यानी कि 3 ए क्लास ट्रस्टी, डिक रिचर्डसन, फ्रैंक अमोस और जॉन वुड। हालांकि ये बातें सुनने में बोरिंग है, लेकिन भाई साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हैं कि हम बचे कैसे हैं। और वो विमल जी ने सही बोला कि वो जैसे डॉक्टर बाबू के साथ बिल रेडल मेंबर थे, वो बनाया, वो दारू पी गया, उसका रिजाइन करवाया, हैरी ब्रिक को बनाया, जिसकी स्टोरी मोर अबाउट एल्कोहलिज्म में है, जिसकी कहानी हम मोर अबाउट एल्कोहलिज्म की बुक में पढ़ते हैं। वो हैरी ब्रिक को बनाया, वो भी पी गया। अब वो, इसका मतलब शुरू का अंदेशा बिल्कुल सही था, कि अगर शराबियों के हाथ में किसी भी ट्रस्ट की कमांड हम लोग दे देते, जो आज की डेट में है, आज की डेट में कमांड हम लोगों के पास है। आज 2/3 बहुमत नॉन एल्कोहलिक, मतलब एल्कोहलिक ट्रस्टियों का होता है, नॉन एल्कोहलिक ट्रस्टी बहुत कम होते हैं। लेकिन उस टाइम हमारी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि एक्सपीरियंस जो शब्द निकल के आ रहा ना, एक्सपीरियंस ये दिखा रहा था कि हमें पता ही नहीं था कि कौन बचेगा कौन पिएगा, कौन बचेगा कौन पिएगा। जिसको बोलते थे ये नहीं पिएगा वो पक्का पीता था, और जिसको बोलते थे पी लेगा वो नहीं पीता। अब इस तरीके से एक 11 अगस्त 1938 को एक ट्रस्ट बन जाता है। अब रिजाइन भी दे दिया, बाकी भी हो गया। अब आ जाते हैं जी, इन्होंने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई, आज भी होती है हमारे पास एडवाइजरी एक्शन कमेटी, लेकिन उसमें ज्यादातर अल्कोहलिक ही होते हैं। इसमें भी अल्कोहलिक थे। इसमें कौन कौन आए, इसमें BW, इसमें खैर मेन कमांड पहले इन्होंने अल्कोहलिक को ही दी थी, A. एलरे चिपमैन को।
एल चिपमैन, बिल डब्ल्यू, एल्बर्ट स्कॉट, हैंक पी और बिल आर जिसने पी थी उसे यहाँ डाल दिया। जिसने बिल आर ने पी ली, बिल रेडन ने पी ली थी, उसे यहाँ डाल लिया गया था। तो एक बड़ी सी इन्होंने टीम बना के खड़ी कर दी जिसमें अल्कोहलिक लोग ज्यादा थे, नॉन अल्कोहलिक लोग केवल दो थे। कौन सा? एल्बर्ट स्कॉट और ए एल चिपमैन। अब जितने भी मैं नॉन अल्कोहलिक का नाम ले रहा हूँ कहाँ से मिल गए हम लोगों को? ये सारे के सारे उसी मीटिंग की उपज है जो डी रॉक फेलर के यहाँ थे लोग। और ये वो लोग थे जो डी रॉक फेलर को ये बताते थे दान किसको देना है। और मतलब अलग लगता ही नहीं है कि ये आदमी कर रहे हैं यार ये लोग। अब बीडब्ल्यू के ड्रीम का क्या हुआ जी? जो बड़े बड़े सपने, वो लाखों डॉलर ये आएंगे, इतने हॉस्पिटल यहाँ बना देंगे, इतने बेड यहाँ लगाऊंगा, बाकी चीजें। और बीडब्ल्यू केवल सोचता नहीं था भाई साहब, बीडब्ल्यू ने जो काम 15 साल बाद करे है ना, उसका खाका, रफ ड्राफ्ट जैसे शब्द का नाम देते हैं हम लोग, वो बीडब्ल्यू के पास जब उसके माइंड में आता था तभी लिखत में करके अपनी साइड में कर देता था कि आने वाले टाइम में ये वाला काम करना है, और फिर जिद करके उसको पूरा करने की कोशिश भी करता था। लेकिन यहाँ ड्रीम सारे के सारे बीडब्ल्यू के हो गए धराशायी, एल्कोहलिक फाउंडेशन बन गई। अगर बेहतरीन तरीके से इन घटनाओं को पढ़ना है ना, तो हमारा एक किताब है जनरल सर्विस मैनुअल, मजा आ जाएगा। चौथा कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट और पांचवा कंसेप्ट, इन तीन कंसेप्ट को उसमें जाके पढ़ ले। बिल ने लिखा है अंदर ही नहीं घुसने देते थे, ट्रस्टी तो बना दिए ये एक क्लास ट्रस्टी, लेकिन भाई साहब बिल डब्ल्यू को सिर्फ अंदर जाने की इजाजत थी उनकी मीटिंग में, बाकी सारे फाइलें लेके बाहर खड़े रहते थे। अब उनको तो ये लगा ना कि ये ट्रस्ट है, जैसे मतलब जैसे वो दूसरी फाउंडेशन होती है पैसे हुआ, अब शराबी कहाँ फाइल लेके बाहर खड़ा होने वाला है। ये दिक्कतें तब आई, तब जाके फिर अल्कोहलिक ट्रस्टियों को इन्होंने ज्यादा डाला, या बहुत से एक्सपीरियंस हम लोगों के पास ऐसे आए। उन कंसेप्ट में ये पूरी घटनाओं का जिक्र होता है कि स्टार्टिंग में जब मीटिंगें लगी थी होने हम लोगों की, कि मीटिंग में बीडब्ल्यू ने लिखा कि कई बार तो ऐसा हुआ है कि इनके साथ वो जैसे पहले रुथ हॉक, फिर बाद में बॉबी पी, खासकर रुथ हॉक पहले में गई, फिर बॉबी पी, और बाद में ये आया था बॉब पी। ये इस प्रकार के लोग जो हमारे इंटरनेशनल सेक्रेटरी बोलते हैं, जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हम लोगों के जो सेक्रेटरी है, इन लोगों को उन मीटिंग में जाने की इजाजत नहीं थी। तो बहुत सी चीजें यार हम लोगों को एक्सपीरियंस से मिली हैं। और कितना भी धन्यवाद करें हम लोग कि उस किताब को लिखने का और उसमें किस चीज को डालना है। दो तरीके से भी बुक को लिखने की चर्चा हो रही है। एक साइड में हम सोल्यूशन लिखेंगे और दूसरी साइड में हम पर्सनल एक्सपीरियंस लिखेंगे। मतलब ये बिल स्टोरी नंबर 1 पे नहीं थी, बिल स्टोरी डॉक्टर बॉब नाइटमेयर के साथ जोड़ेंगे और धीरे धीरे सोल्यूशन सबसे पहले लेंगे। जब हम मैन्युस्क्रिप्ट तैयार होगी तो हम ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें हम लोगों को सारी एक एक घटना जो है वो आगे पढ़ने को मिलेगी। तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू राजेश जी। सबसे पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।